हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी से जुड़ी हुई है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पुलवामा जैसी बड़ी साजिश को कर दिया है नाकाम। तो देखिए, 1 महीने के भीतर दूसरी बार पुलवामा जैसी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। पुलवामा की तरह ही सुरक्षा बलों को विस्फोटकों से उड़ाने की साजिश के बारे में पता चला था। 1, 2, 3 और धमाका हो गया। सिर्फ 3 सेकंड में हुए इस धमाके ने आतंकियों की साजिश को मिट्टी में मिला दिया। धमाके की ये गूंज उस साजिश का खात्मा है जो कश्मीर में आतंकवाद लाना चाहती थी। ये चेतावनी है भूल से भी पुलवामा जैसे कुछ सोचने वालों के लिए। 28 मई की ये तस्वीर देश अभी भूला नहीं है, जब सुरक्षा बलों ने बारूद से भरी इस कार के परखच्चे उड़ा दिए थे। और सोमवार को इस धमाके के साथ एक बार फिर सुरक्षा बलों ने आतंकियों की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। सोमवार की सुबह सुरक्षा बलों का काफिला रफियाबाद बारामूला हाईवे से होकर गुजर रहा था। तभी सुरक्षा बलों की नजर तस्वीर में दिख रहे बोरे में लिपटे खतरनाक विस्फोटक पर पड़ी। तुरंत काफिला रोककर बम निरोधी दस्ते को बुलाया गया। जांच में आईईडी होने की पुष्टि हुई। ये आईईडी सुरक्षा बलों के काफिले पर हमले के लिए लगाई गई थी, लेकिन लगभग 10 किलो बारूद के साथ इस आईईडी के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। कोरोना संकट काल में कश्मीर में आतंकी बार बार साजिश कर रहे हैं। इस बार भी पुलवामा जैसी हरकत करने के फिराक में थे आतंकी, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों की साजिश का करारा जवाब दे दिया। खबर बड़ी और मार्मिक समस्या से जुड़ी है। और ये समस्या क्या है, इस बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये समस्या है नाबालिग किशोर बच्चों के घर छोड़कर भागने या गुम हो जाने की। लौटा मेरे बच्चे, माँ बाप अकेले हैं, यही है आज की दूसरी बड़ी खबर। एक माँ बाप ने 5 दिन से लापता बेटे से घर लौटने की फरियाद लगाई तो गुम बच्चों का जख्म मानो हरा हो गया। हाथ जोड़कर माँ गुहार लगा रही है। झोली फैलाकर बहन दुआ कर रही है। इस कमरे में जो भी मौजूद है उसकी आंखों में दर्द और इंतजार है। माँ, बहन, पिता, पूरा परिवार 5 दिन से अपने बेटे के लिए तड़प रहा है। ये परिवार अपने बेटे के घर लौटने की गुहार लगा रहा है। 17 साल का सैयद शाकिर 5 दिनों से लापता है। बहुत ढूंढने के बाद भी शाकिर का कुछ पता नहीं चला है। सैयद शाकिर का परिवार जम्मू कश्मीर के शोपियां के नानीनपुरा इलाके में रहता है। परिवार को डर है कि कहीं उनका बेटा किसी आतंकवादी संगठन से तो नहीं जुड़ गया, इसलिए ये परिवार कैमरे पर आकर शाकिर से घर लौटने की मार्मिक अपील कर रहा है। कम उम्र के बच्चों के घर से भागने की ये दर्द भरी कहानी सिर्फ इसी परिवार की नहीं है, बल्कि ये कहानी आतंक से प्रभावित पूरे कश्मीर की है। नमस्ते भारत में अब वक्त है कोरोना के खिलाफ सरकार की तैयारी आपको बताने का। कोरोना को लेकर मंत्रियों की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें कोरोना से निपटने के इंतजामों का जायजा लिया गया है। जरूरी भी है ये। अनलॉक 1 के बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की ये पहली बैठक मानी जा रही थी। जानिए कोरोना के खिलाफ देश खड़ा कहां है। कोरोना खतरे के बीच देश अनलॉक हो गया है, लेकिन कोरोना का लॉक होना अभी बाकी है। धीरे धीरे दुकान, दफ्तर, मॉल सब खुल गए हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है कोरोना का संक्रमण। और इसी संक्रमण के खिलाफ देश की तैयारी का जायजा लेने के लिए दिल्ली में हुई मंत्रियों की बड़ी बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में हुई इस बैठक में विदेश मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री और दूसरे मंत्रियों के अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि देश के 50 से ज्यादा जिलों और नगर निगम में केंद्रीय टीम तैनात की गई है। महाराष्ट्र के 7, तमिलनाडु के 7, असम के 6, मध्य प्रदेश के 5, उत्तर प्रदेश के 5, ओडिशा के 5, राजस्थान के 5, हरियाणा के 4, कर्नाटक के 4, बिहार के 4, तेलंगाना के 4, गुजरात के 3, उत्तराखंड के 3, पश्चिम बंगाल के 3 और दिल्ली में 3 केंद्रीय टीम तैनात की गई है, जो स्थानीय प्रशासन की मदद करेंगे। कोरोना के खिलाफ देश की तैयारी की बात करें तो अभी 958 डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में इलाज हो रहा है, जिनमें 1,67,883 आइसोलेशन बेड हैं।
डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में 21,614 आईसीयू बेड हैं, जबकि 73,469 ऑक्सीजन बेड की सुविधा मौजूद है। कोरोना के इलाज में सबसे जरूरी है मरीज की पहचान और इसके लिए टेस्ट को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अभी देश में 784 लैब हैं, जिनमें 553 सरकारी और 231 निजी लैब में टेस्ट हो रहे हैं। अब तक देश में 49 लाख सैंपल लिए जा चुके हैं। हालांकि कोरोना के खिलाफ जंग में अच्छी खबर ये है कि रिकवरी रेट 48.47% है, यानी 100 में से 48 से ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। कोरोना ने किसे अपनी चपेट में लिया, कहां, किस तरह से काम बाधित हो रहा है, हम चाहते हैं कि आप तमाम अपडेट सुबह सुबह जानें। देखिए, हम फटाफट खबरें दिखाने में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन आपको जल्दी जल्दी अपडेट दे देते हैं ताकि काम पर जाने से पहले ये अपडेट आपसे छूटे ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ने के बाद कोरोना संक्रमण की जांच कराई गई। केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल केजरीवाल घर पर आइसोलेशन में है। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजेश सिंधिया को कोरोना हो गया है। दोनों का दिल्ली के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुंबई में बीएमसी के डिप्टी कमिश्नर शिरीष दीक्षित की कोरोना से मौत हो गई है। शिरीष दीक्षित में कोरोना के लक्षण नहीं थे, लेकिन उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। परिवार के सदस्यों को क्वारंटीन कर दिया गया है। दिल्ली के सीलमपुर थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत हो गई है। 56 साल के सब इंस्पेक्टर कर्मवीर आर्मी अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में 2 ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक अधिकारी कलावनन यूनियन टेरिटरी कैडर के हैं, जबकि दूसरे आईपीएस अजय गांधी पंजाब कैडर से हैं। कोलकाता में सीबीआई के डीजीआई रैंक के अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया है। सीबीआई के सीनियर अधिकारी के संपर्क में आने वाले 22 अधिकारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं दफ्तर को भी सील कर दिया गया है। कोरोना की वजह से आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों में बदलाव किया है। अब खिलाड़ी गेंद चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मैच के दौरान खिलाड़ी में कोरोना के लक्षण दिखने पर दूसरा खिलाड़ी बदलने की भी मंजूरी दी गई है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच अगले महीने से खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज अब बदले गए नियमों के तहत खेली जाएगी। अब वक्त है कोरोना काल में अस्पताल से हारे कोरोना योद्धाओं की कहानी बताने का। माफ कीजिएगा, इससे पहले खबर हम दिखाना चाहते थे आपको, तकनीकी वजह से नहीं दिखा पाए। अब देखिए ये खबर जो है ये अहमदाबाद से है, जहां अस्पताल की लापरवाही 2 भाइयों की जिंदगी पर किस कदर भारी पड़ गई, बताएगी रिपोर्ट। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है मुकेश ठाकुर की और दूसरी तस्वीर है मुकेश के बड़े भाई भरत ठाकुर की। दोनों भाई अहमदाबाद पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। दोनों भाई कोरोना से लड़ाई में जिंदगी की जंग हार गए और पीछे छोड़ गए रोता हुआ परिवार। परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही ने मुकेश की जान ले ली। न अस्पताल ने समय पर भर्ती किया और न ही भर्ती करने के बाद ठीक से इलाज मिला। ड्यूटी के दौरान 23 मई को मुकेश कोरोना पॉजिटिव हुए। अस्पताल में इलाज के 5 दिन बाद मुकेश को छुट्टी दे दी गई। 2 दिन बाद फिर से तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया। पुलिस के आला अफसरों के कहने पर एसवीपी अस्पताल में दाखिला मिला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो पुलिस समय रहते अपने जवान को अस्पताल में इलाज न दिलवा पाई, वो मौत के बाद श्रद्धांजलि देने जरूर पहुंच गई। अहमदाबाद में हेड कांस्टेबल मुकेश ठाकुर की मौत अस्पतालों के कुशासन से कोरोना के मजबूत होने की भी एक तस्वीर है। नमस्ते भारत में अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नमस्ते भारत में अब वक्त है जान लेने का कि हमारी सरकारों ने वोट लेकर सत्ता पाई पर व्यवस्था नहीं बनाई। अपार्टमेंट में मजबूरी का एकांतवास, यही है इस वक्त की अहम खबर। कहानी मुंबई की है, जहां अस्पतालों में बेड की भीषण कमी है। आप जानते हैं क्यों? अब लोगों ने अपने अपार्टमेंट्स में ही खुद को क्वारंटीन करना शुरू कर दिया है। क्वारंटीन सेंटर बन रहे हैं अपार्टमेंट्स में। खबर हैरान करती है और निराश करने वाली बात है कि संक्रमित के एकांतवास के लिए अपार्टमेंट सोसाइटी में इंतजाम करने पड़ रहे हैं। कमरे में मरीज के लिए बेड हैं, कमरे में ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, पानी गर्म करने की मशीन है। यहाँ हर वो इंतजाम है जो किसी अच्छे अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए होने चाहिए।
और बड़ी बात यह है कि ये इंतजाम एक सोसाइटी के अंदर किए गए हैं। विश्वदीप हाइट्स नाम की ये सोसाइटी मुंबई के कांदिवली की है, जिसकी खबर संवाददाता जितेंद्र दीक्षित लेकर आए हैं। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मुंबई में भी अनलॉक शुरू हो चुका है और आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह से अब लोग बाहर निकल रहे हैं, भीड़भाड़ हो रही है, उससे कोविड पॉजिटिव के मामले बढ़ सकते हैं। अस्पतालों पर पहले से ही काफी दबाव है, लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर्स में जगह नहीं मिल रही है। अकेले मुंबई शहर में ही 50,000 से ज्यादा कोरोना केस आ चुके हैं। रोज बढ़ते मरीजों की वजह से अस्पतालों में बेड की कमी का संकट गहराता जा रहा है। हर दिन बेड की कमी की खबरें आ रही हैं। शव के बगल में मरीजों के इलाज की तस्वीरें आ रही हैं। यही वजह है कि विश्वदीप हाइट सोसाइटी के जिम को ही यहाँ के लोगों ने आइसोलेशन सेंटर बना दिया। लाइट और वेंटिलेशन थोड़ा सा ठीक हो, वैसा एक कमरे की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारे यहाँ पे 2 कमरे हैं, वहाँ पे 2 बेड लगाए हैं। अच्छा, ये बताइए कि इन कमरों में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं पेशेंट के देखरेख के लिए? पल्स ऑक्सीमीटर, जो आपका ऑक्सीजन लेवल आप चेक कर सकते हो, और इंफ्रारेड थर्मोमीटर गन। ऑक्सीजन इमरजेंसी पर्पस के लिए कहीं पेशेंट को यहाँ से आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना हो, उस दौरान यूज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर। सबसे पहले सोसाइटी में इस तरह की सुविधा उत्तर मुंबई से बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने शुरू करवाई। सोसाइटी को मैंने अपील किया कि आप अपने अपने सोसाइटी में अपने सोसाइटी के लोगों को व्यवस्था करिए, तो बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं। मैंने कल 2 जगह पर उसका उद्घाटन किया। मैंने स्वयं पावनधाम में 75 बेड का क्वारंटाइन, तो क्वारंटाइन से मतलब इट्स जस्ट लाइक हॉस्पिटल ही है। सिर्फ हमारे पास वेंटिलेटर और आईसीयू की सुविधा नहीं है, बाकी सारे मशीन्स वगैरह हमने परचेस करके सारा वहाँ पर व्यवस्था किया है। मुंबई की 3 सोसाइटी में अब तक ऐसे क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। वहीं 15 सोसाइटी में ऐसे सेंटर बनाने पर विचार किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 73 लाख के पार हो गई है। एक दिन में दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के 1,20,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। दुनिया भर में अब तक कोरोना की वजह से 4,13,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आपको दिखाते हैं दुनिया के वो देश जहां संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। देखिए, हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं। इस समय अमेरिका का 20,45,549 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 1,14,148 लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पर संक्रमण के मामले में ब्राजील है। 7,42,084 मामले सामने आए हैं। 38,497 लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है। तीसरे नंबर पर रूस है। 4,85,253 मरीज सामने आ चुके हैं। 6,142 लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है। इसके बाद स्पेन की बात कर लेते हैं। 2,89,046 मरीज सामने आ चुके हैं। 27,136 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। ब्रिटेन की बात करेंगे। ब्रिटेन कुछ ही पीछे है अब केसेस के मामले में। 2,89,140 मामले यहाँ सामने आ चुके हैं और 40,883 लोगों की मौत हुई है। मौत के मामले में दूसरे नंबर पर है अमेरिका के बाद ब्रिटेन। और भारत की बात कर लेते हैं। 2,66,598 मामले अब तक सामने आए हैं। 7,471 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। नमस्ते भारत में वक्त है आपको यूपी के कुख्यात अनामिका शुक्ला टीचर भर्ती घोटाले का अपडेट देने का। और इस खबर का नाम भी दरअसल हमने यही दिया है, यूपी में करप्शन की अनामिका। आपने पिछले कुछ दिनों में अनामिका शुक्ला नाम की लड़की की एक साथ कई जगह नौकरी वाली खबर देखी होगी। नौकरी कर कई महीनों में मोटी सैलरी हड़प लेने की बातें भी आपने सुनी होगी। इस मामले में जो नया खुलासा हुआ है वो आपके होश उड़ा देगा। आज हमने इस मामले के हर पहलू को खंगालकर आपके लिए एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की है, जिसके 5 हिस्से हैं। बारी बारी से हम आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें पूरा माजरा है क्या। जिस अनामिका शुक्ला के नाम पर 25 अनामिका शुक्ला सरकारी नौकरी करती रही। जिस अनामिका शुक्ला के नाम पर सरकारी खजाने से लाखों रुपए तनख्वाह पर निकल गए। पहले बनी उसी अनामिका शुक्ला को एबीपी न्यूज ने खोज निकाला है। मैं असली अनामिका शुक्ला हूँ। मैं असली अनामिका शुक्ला हूँ। यही है वो असली अनामिका शुक्ला जो पढ़ी लिखी लेकिन बेरोजगार हैं।
इनके नाम पर ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ कि यूपी की 25 बालिका स्कूलों में अनामिका शुक्ला सरकारी टीचर बन गई। शुक्ला के डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो अनामिका शुक्ला अभी हमारे सामने नहीं है। अभी पुलिस लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद आई नहीं है, पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटा रही। वो अनामिका शुक्ला जिन्हें सरकार नहीं ढूंढ पाई, वो सबके लिए एक पहेली बनी हुई थी। उसकी पड़ताल करते करते एबीपी न्यूज की टीम जब यूपी के गोंडा पहुंची, तब सारा राज खुला। असली अनामिका शुक्ला अपने पति और दुधमुहे बच्चे को लेकर अपने असली दस्तावेजों के साथ गोंडा जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पहुंच गई, जहां उन्होंने एफिडेविट लिख कर दिया कि वही अनामिका शुक्ला हैं, लेकिन बेरोजगार हैं। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूँ। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। बीएसए ने इन अनामिका शुक्ला के दावों की पड़ताल की, इनके दस्तावेज खंगाले। उसके बाद इस बात की पुष्टि की कि असली अनामिका शुक्ला यही हैं, लेकिन इनके दस्तावेजों की जालसाजी करके कई लोग फर्जी तरीके से नौकरियां कर रहे थे। जो ओरिजिनल अनामिका शुक्ला है, जो जनपद गोंडा की रहने वाली, यही पढ़ी लिखी हुई है, वो आज अपने समस्त मूल अभिलेख लेकर के अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। जिससे अभी जो 5-6 दिन से मीडिया में चल रहा था अनामिका शुक्ला का प्रकरण, आज उसका पटाक्षेप हो गया, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कि अनामिका शुक्ला गोंडा की रहने वाली, यहीं पढ़ी लिखी हुई हैं। जो भी इनके नाम से अन्य जनपदों में नौकरी कस्तूरबा गांधी में की जा रही थी, वो पूर्णतः फर्जी है। इनके अभिलेखों का कहीं कहीं दुरुपयोग किया गया है, जिसकी जानकारी रियल में जो अनामिका शुक्ला उनको भी नहीं है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आखिर गोंडा के इस अनामिका शुक्ला के नाम पर यूपी के 25 कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूलों में अनामिका शुक्ला कैसे काम करती रहीं? खुद अनामिका के पति से सुनिए फर्जीवाड़े की ये पूरी दास्तान। जो 2017 में कस्तूरबा विद्यालय में अप्लाई की थी, जो हमारा अभिलेख था उसको हमने प्रेषित कर दिया 5 जिलों में नौकरी पाने के लिए, लेकिन टीचर से बच्ची हो जाने की वजह से हम लोग काउंसलिंग नहीं करा पाए और उनके शैक्षणिक गुणवत्ता का दुरुपयोग हो गया। तो जिन अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों पर नौकरी का इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, वो अब तक बेरोजगार बैठी हैं। इसका भंडाफोड़ होने के बाद यूपी के शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। 6:34 वक्त हो रहा है। हमने कहा था ना, इस कहानी के 5 अध्याय हैं, एक एक करके आपके सामने रखेंगे। अब देखिए दूसरा अध्याय। तो अब जब असली अनामिका यूपी के गोंडा में मिल चुकी है, तो फिर वो अनामिका कौन है जिन्होंने गोंडा वाली अनामिका के नाम पर नौकरी ले ली? इसी की पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज संवाददाता यूपी के अलग अलग जिलों में गए, तब सारी कहानी समझ में आई। देखिए, यही कहानी हम आपके लिए खोज के, पड़ताल करके सामने लेके आए। पता चला है कि अनामिका शुक्ला के नाम पर एक टीचर प्रयागराज के स्कूल में भी तैनात थी, लेकिन जब इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ तो उसने इस्तीफा दे दिया। अनामिका शुक्ला से जुड़े रहस्यों की पड़ताल करते करते एबीपी न्यूज की टीम पहुंची यूपी के प्रयागराज के सौरीप के इस कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में। यहाँ के बोर्ड पर सभी टीचरों और कर्मचारियों का नाम तो मिला, लेकिन अनामिका शुक्ला का नाम नहीं था। तब पता चला कि वो व्हाट्सएप के जरिए अपना इस्तीफा शिक्षा विभाग को भेज चुकी हैं। हमारे यहाँ सर विज्ञान का पद खाली था, उसी के आधार पे वो आई थी और हमारे यहाँ वो 3 महीने नौकरी भी की हैं। अब जब वही सैलरी की निर्गत होने की बात आई तो जांच का आदेश आया कि मतलब ऐसा कुछ पेपर में चलने लगा, तो ये हुआ कि पहले जांच होगा उसके बाद ही होगा, तब मामला कुछ और निकल आया। ये सब हुआ अनामिका शुक्ला के नाम पर यूपी के शिक्षा विभाग में बड़े भर्ती घोटाले का भंडाफोड़ होने के बाद। हमारी पड़ताल में मालूम हुआ कि प्रयागराज के स्कूल में जिन अनामिका शुक्ला की बतौर साइंस टीचर 29 नवंबर 2019 को नौकरी लगी थी, वो तो असल में फर्रुखाबाद के कायमगंज की रहने वाली रीना सिंह है, जिसके अनामिका शुक्ला के नाम से बने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट तो सही पाए गए, लेकिन जब निवास प्रमाण पत्र की जांच हुई तो वो अनामिका के गांव गोंडा का नहीं बल्कि रीना के गांव फर्रुखाबाद का निकला। अनामिका शुक्ला का हम लोगों ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका सुराहों के लिए चयन किया था। वहाँ वो लगभग 3 महीने कार्यरत रही। फिर ये प्रकरण संज्ञान में आया तो फिर हम लोगों ने इसकी जांच कराई तो ये पाया गया कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे है, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने कन्नौजगंज थाने में जो है FIR कराई है। आगे की कार्रवाई जो है वो FIR हम लोगों ने दर्ज करा दी है, तो जो भी पुलिस विभाग करेगा उसके लिए।
तो प्रयागराज के स्कूल की अनामिका शुक्ला यानी रीना सिंह बहुत बुरी फंस गई हैं। एक तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया, ऊपर से बगैर तनख्वाह लिए ही इस्तीफा देना पड़ा। अब गिरफ्तारी की तलवार अलग से लटक रही है। हमारी ये रिपोर्ट देखकर मुझे यकीन है आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि नाम एक है तो अनामिका अनेक कैसे है। तो आपको बता दें कि ऐसी एक नहीं 25 अनामिका शुक्ला है। अनामिका शुक्ला के नाम पर तो रायबरेली में एक ऐसी टीचर भर्ती हुई जो कि कभी स्कूल गई ही नहीं। तो देखिए वाकई में अनामिका नाम है, लेकिन इतने नाम है इस नाम की महिला के कि आप खुद चौंक जाएंगे। एबीपी न्यूज ने जब रायबरेली से पड़ताल की तो हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई। जो टीचर स्कूल नहीं गई थी उसकी सैलरी भी बराबर आती रही कुमकुम। बिल्कुल, इस मामले में रायबरेली का बेसिक शिक्षा अधिकारी का दफ्तर शक के घेरे में अब आ गया है। और विकास, सवाल तो यही है ना कि आखिर वो अनामिका के नाम पर तनख्वाह दे कैसे रहे थे? बोर्ड पर बाहर लिखा है सत्यमेव जयते, लेकिन इसी इमारत के अंदर चलता रहा झूठ और फर्जीवाड़े का खेल। यूपी के शिक्षा विभाग में अनामिका शुक्ला के नाम पर हुए बड़े फर्जीवाड़े के तार रायबरेली के इस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर से भी जुड़े हैं। गोंडा की जो अनामिका शुक्ला बेरोजगार हैं और घर पर बैठी हैं, उनके शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ ऐसी जालसाजी की गई कि अनामिका के नाम पर रायबरेली के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बछरवा से एक फर्जी टीचर नियुक्त कर दी गई। करीब 13 महीने से अनामिका शुक्ला के नाम पर तनख्वाह जाती रही, लेकिन हैरानी की बात यह है कि टीचर कभी उस विद्यालय में हाजिर ही नहीं हुई। ऐसी टीचर जिसके दस्तावेजों का अता पता नहीं, जो न कभी स्कूल आई न कभी शक्ल दिखाई, लेकिन रायबरेली के इस बेसिक शिक्षा अधिकारी दफ्तर से उसकी तनख्वाह बराबर जाती रही। हालांकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अनामिका शुक्ला पर बछरावा थाने में मुकदमा दर्ज कराकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। इस मामले में जिले के कोई भी अधिकारी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल इस विभाग में होता रहा है। ये केवल अनामिका शुक्ला एक बानगी मात्र है। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से किसी भी शिक्षक या कर्मचारी का वेतन तभी जारी होता है जब उससे बड़ा अधिकारी उसकी हाजिरी की रिपोर्ट लगाता है, लेकिन लगता है कि अनामिका शुक्ला के नाम पर रायबरेली में हुए इस भ्रष्टाचार के तार बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो देखिए प्रशासन की नाक के नीचे पूरी की पूरी 25 अनामिका शुक्ला जगह जगह नौकरी कर रही हैं। ऐसी अनामिका शुक्ला दूसरी जगह भी पाई गई। जब एबीपी न्यूज ने इस फर्जीवाड़े की पड़ताल की तो इस फर्जीवाड़े के कनेक्शन कई स्कूलों तक जुड़े मिले। वाराणसी में भी अनामिका शुक्ला नाम के और उसके कागजातों के आधार पर किसी और ने नौकरी लेने की कोशिश की, लेकिन अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बनारस के देहीपुर गांव में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो अनामिका शुक्ला बनकर नौकरी के लिए आई थी, उसके कागजों में जालसाजी का खुलासा हुआ और उसके बाद सब कुछ सामने आ गया। देखिए, जो युवती गोंडा की अनामिका शुक्ला के नाम पर वाराणसी में नौकरी के लिए सिलेक्ट हुई वो मैनपुरी जिले की है। एफआईआर के मुताबिक उसने जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो अनामिका शुक्ला के नाम पर 8 जिलों में पहले से ही नियुक्त है। तो यूपी के अनामिका शुक्ला टीचर भर्ती घोटाले में अलग अलग अध्याय आपके सामने हम रख रहे हैं। बड़े आसान शब्दों में 1, 2, 3, 4 चीजें आपने देख ली, 4 आयाम आपने देख लिए इस खबर के। अब देखिए 5वां आयाम। इस घोटाला मामले में यूपी के शिक्षा विभाग के ऊपर से लेकर नीचे तक खलबली मची हुई है। इस मामले में कासगंज में एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में सामने आने के बाद यूपी सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में जांच करने को कहा है। देखिए, इन विद्यालयों ने जो 5000 शिक्षक तैनात हैं उनके दस्तावेजों की जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि गोंडा के अनामिका शुक्ला के कागजातों पर 25 टीचर्स की नौकरी का खुलासा होने के बाद ये जांच बैठी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है नमस्ते भारत में। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के शोपियां से ये खबर है। शोपियां के सागू इलाके में आतंकियों से एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेर लिया है। तो देखिए जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जहां पर पिछले 2 से 3 दिनों के भीतर 9 आतंकी मारे गए हैं, वहीं पर सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को फिर से घेर लिया है। हमारे साथ श्रीनगर से आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आसिफ, क्या अपडेट है इस एनकाउंटर के बारे में? विकास, देखिए ये ऑपरेशन आज सुबह तड़के सरगू हंदरहमा इलाका है शोपियां का, यहाँ पे शुरू किया गया था और सुरक्षा बलों ने एक बड़े इलाके को घेरा में लेकर यहाँ पे तलाशी की थी। एक सेब के बगीचे के बीच में बने हुए मिलिटेंट हाइड आउट में
जब सुरक्षा बल पहुंचे तो अंदर छुपे मिलिटेंट्स ने फायर कर दिया और इसी बीच यहाँ पे दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। क्योंकि ये ऑपरेशन खुले इलाके में हो रहा है, किसी मकान में नहीं है, इसीलिए सुरक्षा बलों के लिए ये सुनिश्चित तौर पर बता पाना कि कितने मिलिटेंट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 से 3 मिलिटेंट्स के होने की खबर है जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है। जी आसिफ, लगातार नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे हम लेंगे। तो बड़ी खबर ये है कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये सेब के बागान में हो रहा है, सेब के बाग में हो रहा है, पूरा इलाका खुला है, इसलिए बताना बहुत मुश्किल है अभी कि ये ऑपरेशन कितना लंबा चलेगा। लेकिन जो जानकारी है वो ये है कि 2 से 3 आतंकी यहां पर छिपे हो सकते हैं। और आज की एक और महत्वपूर्ण खबर आपके सामने हम रख देते हैं। आप जानते हैं ना, संसद का सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन कोरोना काल में क्या संसद का सत्र शुरू हो पाएगा? लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि क्या विज्ञान भवन में संसद का सत्र हो सकता है? देखिए, ऐसे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि कोरोना संकट के चलते संसद में सोशल डिस्टेंसिंग कायम करना मुमकिन नहीं हो सकेगा। देखिए, इसमें कई पहलुओं पर विचार हो रहा है। ये भी एक पहलू है कि जो सेंट्रल हॉल है वहां पर लोकसभा की बैठक कर दी जाए और लोकसभा वाले बड़े हॉल में राज्यसभा की बैठक की जाए, या ऑल्टरनेट सेंट्रल हॉल में ही राज्यसभा और लोकसभा की बैठकें होती रहे। लेकिन कई पहलुओं पर विचार हो रहा है। ऐसे में मानसून सत्र संसद के बजाय विज्ञान भवन में कराने पर भी विचार हो रहा है। क्या इस कोरोना काल में देश के संसदीय इतिहास में एक नया पन्ना लिखा जाएगा? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही हमारे पीछे जो विज्ञान भवन है उसके प्लेनरी हॉल में होने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। ये वही विज्ञान भवन है जिसमें तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसकी वजह है कि इसके प्लेनरी हॉल में एक साथ 1285 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा भी इसमें 6 छोटे हॉल हैं। कोरोना संकट की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग कायम करना जरूरी है। ऐसे में नियमों के हिसाब से राज्यसभा के वर्तमान चैम्बर में 60 सदस्य बैठ सकते हैं, जबकि लोकसभा चैम्बर और सेंट्रल हॉल में 100 सदस्य ही बैठ सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच बैठक हुई। बैठक में कई विकल्पों पर विचार किया गया। लिहाजा एक विकल्प जिस पर विचार हो रहा है वो ये कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन पर संसद की कार्यवाही बुलाई जाए और सांसदों को इसमें बिठाया जाए। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। नमस्ते भारत की एक और पहल हम आपके लिए जो शुरू कर चुके हैं उसका वक्त हो चला, यानी अखबारों की सुर्खियों में क्या कुछ खास है ये हमने आपके लिए खास तौर पर तैयार किया ताकि टीवी देखते हुए भी अखबार पढ़ सकें आप। यानी अखबारों की सुर्खियां क्या कुछ है, प्रमुख अखबार हमने उठाए हैं देश के कुछ। दैनिक जागरण ने आज किस खबर को अपनी हेडलाइंस के तौर पर चुना है, लीड स्टोरी के तौर पर चुना है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली खबर की बात कर लेते हैं कि दैनिक जागरण ने किस खबर को हेडलाइन बनाया है, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। नरम पड़ा चीन का रुख, लद्दाख में एलएसी से सैनिक पीछे किए। तो चीन और भारत के बीच में जो विवाद छिड़ा हुआ है इस पर दैनिक जागरण ने प्रमुखता से इसको छापा है। हिंदुस्तान अखबार में किस खबर को हेडलाइंस के तौर पर लिया गया ये भी हम आपको बता देते हैं ताकि आपको अखबार पढ़ने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। तो देखिए, लिखा गया है सामुदायिक प्रसार नहीं पर 5.5 लाख केस की आशंका। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कल जो बैठक की उपराज्यपाल के बाद उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए कहा कि जुलाई तक हो जाएंगे 5 लाख से ज्यादा केसेस दिल्ली में। तो इस खबर को प्रमुखता से छापा है हिंदुस्तान अखबार ने। जनसत्ता ने किस खबर को हेडलाइन बनाया, देखिए, जुलाई तक कोरोना विस्फोट, फैसला बदलने से दिक्कत, यानी उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जो तल्खी है उस खबर को हेडलाइंस के तौर पर चुना है जनसत्ता अखबार ने। तो देखिए, अब ये मकसद हमारा ये था कि आप टीवी देखते हुए भी अखबारों में क्या कुछ खास है ये जान सकते। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है नमस्ते भारत में। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के चित्तूर के एक मंदिर के पुजारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें आपको, चित्तूर के श्री कालहस्ती मंदिर में पुजारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंदिर के 71 कर्मचारियों की जांच हुई, जिसमें 15 कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि पुजारी पॉजिटिव हैं। आपको बता दें कि 8 जून को देश भर में मंदिर खुले, लेकिन श्री कालहस्ती मंदिर तो नहीं खोला गया। बावजूद इसके जो पुजारी हैं उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है आंध्र प्रदेश के चित्तूर से, जहां कालहस्ती मंदिर के प्रमुख पुजारियों में से एक पुजारी की रिपोर्ट कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके बाद इस मंदिर को नहीं खोला गया है। आखिरकार ये फैसला लिया गया है कि एहतियात के तौर पर अभी मंदिर ये बंद ही रहेगा। नमस्ते भारत में अब वक्त है दर्शकों के बोलने का। जी हाँ, सच में अब हमारे नन्हे दर्शक गौरव जोशी बोलेंगे और आप बस सुनेंगे। देखिए, कल जब शो चल रहा था तभी प्रमिला जोशी ने हमें टैग करके ये ट्वीट किया। कल देर से पता चलने के कारण इसे हम नहीं दिखा सके, तो आज देख लीजिए।
क्या दिखाने जा रहे हैं हम आपको? देखिए, दरअसल हमारा मकसद यही है कि टीवी में केवल हम ना बोलें, दर्शक भी बोलें, एक संवाद बने ताकि मजा आए। तो आप देखिए हमारे एक दर्शक क्या कह रहे हैं आपसे। ओ पापी मानव, क्यों पाप किए जा रहा है? जिन हाथों ने तुझे संभाला उन्हें ही काटे जा रहा है। मौत के वायरस से लोगों को बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स के समर्थन में लोगों को जागरूक करते ये गौरव जोशी हैं। गौरव उम्र में काफी छोटे हैं, लेकिन कोरोना से बचने के लिए इनका संदेश बहुत बड़ा है। Stay home, stay safe। एबीपी न्यूज के नन्हे दर्शक गौरव की मां प्रमिला जोशी ने नमस्ते भारत की एंकर प्रतिमा मिश्रा को ये वीडियो टैग करते हुए नमस्ते भारत प्रोग्राम की तारीफ की। उम्मीद करते हैं कि गौरव की इस कविता से लोग सबक लेंगे और सावधानी बरतकर कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में सहयोग करेंगे। ओ पापी मानव, क्यों पाप किए जा रहा है? जिन हाथों ने तुझे संभाला उन्हें ही काटे जा रहा है। यदि तू ना अब रुकेगा तो पीछे पछताएगा, अपने ही हाथों से अपनी चिता जलाएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि देश की राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिन, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन कैसा रहने वाला है तापमान के लिहाज से आप जान लें। बुधवार यानी कि आज न्यूनतम तापमान रहेगा 28, 40 अधिकतम तापमान, लेकिन हो सकता है कि मौसम थोड़ा खराब हो। गुरुवार यानी कल न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने वाला है। ह्यूमिडिटी देख लीजिए, ह्यूमिडिटी भी ठीक ठाक रहने वाली है गुरुवार के दिन। शुक्रवार के दिन न्यूनतम तापमान 29 रहने वाला है। कुल मिलाकर तीनों दिन, आज, कल और परसों, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, हल्की बारिश भी हो सकती है, सूरज भी खिला रहेगा। तो मौसम में कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं होने वाली है। हाँ, उमस जरूर रहेगी। बात कर लेते हैं उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग की, जिन्होंने अपने देश को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। देखिए किस तरह से किम जोंग ने अपने देश को मुश्किल में डाला है। किम जोंग को देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि वाकई उत्तर कोरिया किसी बड़ी मुश्किल में फंसा है। आपको दिखाते हैं कि कैसे किम जोंग की मनमर्जी, अय्याशी और सनक की वजह से उनका पूरा देश अब भुखमरी की कगार पर खड़ा है। सन की तानाशाह किम जोंग अय्याशी करता रहा, उत्तर कोरिया की जनता भुखमरी की ओर बढ़ती रही। किम जोंग जाम छलकाता रहा, उत्तर कोरिया के लोग दाने दाने को मोहताज होते रहे। किम जोंग घुड़सवारी कर रहा था, जनता भुखमरी तक का फासला तय कर रही थी। तानाशाह ने तबाही का जखीरा तैयार किया, लेकिन अन्न उपजाने का इंतजाम नहीं किया। सन की तानाशाह खुद तो सुरक्षा घेरे में घूम रहा था, लेकिन जनता धीरे धीरे हताशा, निराशा, भूख और मौत के डर से घिर रही थी। तानाशाह किम जोंग विकास की झूठी तस्वीर दिखा रहा था। उत्तर कोरिया के लोगों की जिंदगी गर्त में जा रही थी। सन की तानाशाह किम जोंग ने दुनिया को उत्तर कोरिया की जो तस्वीर अब तक दिखाई वो अर्ध सत्य था। हकीकत सामने आई है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से, जिसमें दावा है कि कोरोना काल में उत्तर कोरिया भुखमरी और कुपोषण से लड़ रहा है। उत्तर कोरिया के डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक कोरिया में तैनात संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यकर्ता ओखेया किंताना ने भुखमरी के 2 कारण बताए हैं। पहला, कोरोना की वजह से लॉकडाउन में लगाई गई पाबंदियां, जिससे खाने पीने के सामान की कमी हुई। दूसरा कारण है पिछले 5 महीने से चीन के साथ लगी सीमा का बंद होना। ओखेया किंताना ने जो बताया वो चौंकाने वाला है। ज्यादातर लोग दिन में सिर्फ 2 बार खाते हैं, जबकि कुछ लोग तो भूख से मर रहे हैं। बड़े शहरों में बेघर लोगों की संख्या बढ़ी है और दवा की कीमतें आसमान छू रही हैं। उत्तर कोरिया में बेरोजगारी भी बढ़ी है और ये हुआ है चीन के साथ सीमा बंद होने से। उत्तर कोरिया और चीन के बीच व्यापार में करीब 90% की गिरावट आई है। उत्तर कोरिया की इस दयनीय स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की प्रवक्ता एलिजाबेथ बर्स ने कहा कि उत्तर कोरिया में मानवीय स्थिति धूमिल है। देश के 40% लोगों को फौरन मदद की जरूरत है। ये बात सही है कि कोरोना वायरस ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को मुश्किल में डाला है, लेकिन उत्तर कोरिया में तो तानाशाह लोगों का पेट भरने की जगह हथियारों की होड़ और अपनी अय्याशियों में डूबा रहा है, जिसका खामियाजा उत्तर कोरिया की जनता भुगत रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है नमस्ते भारत में। भारत पाक चीन सीमा पर चल रहा है, भारत चीन सीमा पर चल रहे तनाव के बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता नीरज राजपूत हमारे लिए बहुत अच्छी जानकारी जुटाई है।
बता दें आपको 3 इडियट्स फिल्म में दिखाई गई फुनसु बांगरू की झील के आसपास की कहानी है ये, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से विवाद जारी है। वो पैंगोंग लेक की बात हम कर रहे हैं। 4 जगह तनाव हुआ जिस पर अलग अलग बात के लिए चीन तैयार है, इसलिए हमने कहानी को नाम दिया है चीन ने खोले 4 दरवाजे। नीरज, इस पूरे मामले पर जो ताजा अपडेट आ रहा है कि एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू होगा, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल प्रतिमा, जो हमने जो लगातार बता रहे हैं कि अब डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है, यानी दोनों देशों के सैनिक जो हैं वो पीछे पीछे जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में, क्योंकि फिंगर एरिया में अभी भी विवाद है, फिंगर एरिया में दोनों देशों के सैनिक बहुत बड़ी तादाद में तैनात हैं, फेस ऑफ बहुत बड़ा है वहां पर। तो उसी कड़ी में ऐसा माना जा रहा है कि आज हो सकती है दोनों देशों की जो मेजर जनरल स्तर के अधिकारी हैं, यानी कि जो डिवीजनल कमांडर्स हैं, वो आज बैठक कर सकते हैं, ताकि अब डिसएंगेजमेंट जो है पूरी तरह से जो ऑन ग्राउंड है उसको किया जाए। और साथ ही अभी और हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में, जब ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के अधिकारी भी दोनों देशों के मिलकर बैठकर बात करेंगे कि तनाव जो है पूरी तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खत्म किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए। तो नीरज बता रहे हैं किस तरह से भारत और चीन सीमा पर विवाद सुलझाने के लिए डिविजनल कमांडर्स स्तर की बातचीत हो सकती है, बॉर्डर पर तनाव करने के लिए बातचीत संभव है। तो मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों की बातचीत हो सकती है। पिछले कई दिनों से वैसे बातचीत चल भी रही है और अच्छी बात ही है कि पिछले 2 दिनों से भारत और चीन दोनों तरफ से जो बयानबाजी हो रही है वो काफी नर्म हो रही है। तो उम्मीद है कि यह विवाद जल्द खत्म हो जाए। इसलिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कि कैसे चीन ने खोल दिए हैं 4 दरवाजे। भारत की कूटनीति के आगे झुक गया चीन। चीन ने खोले 4 दरवाजे। सबसे पहले 3 दरवाजों की कहानी समझिए। ये 3 दरवाजे हैं। गैल्वन घाटी से सटे हॉट स्प्रिंग इलाके के नजदीक गोगरा में पॉइंट 14, 15 और 17, जहां से भारत के दबाव के बाद चीनी सैनिकों को 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा है। चीन ने कदम पीछे किए तो भारतीय सैनिकों ने भी बराबरी की दूरी बनाई। गोगरा में अब भी कुछ पॉइंट पर तनाव है, जो जल्द खत्म होने की उम्मीद है। तनाव चौथे दरवाजे यानी फिंगर एरिया को लेकर भी है। यहाँ से भी चीन को अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे, लेकिन कैसे? जवाब जानने से पहले चीन के झूठ का सच बताती एबीपी न्यूज के पास आई एक्सक्लूसिव जानकारी आपको पता होना जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने गैल्वन घाटी या भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट को पार करके कोई कब्जा नहीं किया था, बल्कि अपने इलाके में सैनिक और युद्ध सामग्री जमा की थी। लेकिन चीन ने इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किए, भारतीय पोस्ट को पार करके सैनिकों और युद्ध सामग्री को जमा करने की खबर फैलाई ताकि भारत पर दबाव बना सके। लेकिन भारत ने चीन को कूटनीति के जाल में ऐसा फांसा कि चीन चारों खाने चित हो गया। चीन ने वक्तव्य दिया है कि जो बातचीत का संबंध है वो चलते रहना चाहिए और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो समस्या है वो एक जंग में या लड़ाई में उसको कन्वर्ट होने की आवश्यकता नहीं है और डिस्प्यूट में नहीं बनने देना चाहिए। देखिए, चीन की जो सोच है ये बहुत ही चालाकी से चीन ने ये वक्तव्य दिया है, क्योंकि चीन भयभीत है कि हिंदुस्तान यदि एंटी चीन प्लेटफॉर्म में बहुत ही मजबूत कदम उठाता है और ज्वाइन करता है, उन लोग के साथ, समूह के साथ मिल जाता है, तो चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। भारत जानता है कि चीन दबाव में है। अब अगली रणनीति चौथे दरवाजे यानी फिंगर एरिया से बड़ी तादाद में मौजूद चीनी सेना को हटाने की है, जिसके लिए आज भारत चीन के बीच डिवीजन कमांडर्स यानी मेजर जनरल स्तर की बैठक हो सकती है। क्योंकि अभी सबसे बड़ा विवाद फिंगर एरिया पर है, इसलिए इस विवाद को भी समझना जरूरी है। पैंगोंग त्सो झील से सटी पहाड़ी और पगडंडियों से बने क्षेत्रों को फिंगर एरिया कहा जाता है। हाथ की उंगलियों के आकार की दिखने वाले 8 पहाड़ियों के समूह पर चीन अपना दावा करता है, जबकि ये इलाका भारत का है। अभी 1 से 4थी पहाड़ी भारतीय सुरक्षा बलों के पास है। 5 से 8वीं पहाड़ी पर चीन कब्जा जमाए बैठा है। चीन की सेना 5 नंबर फिंगर यानी पहाड़ी को पार करने की अक्सर कोशिश करती है। बैठक में बातचीत के जरिए फिंगर एरिया को चीन से लेने पर जोर होगा। माना जा रहा है कि चीन के आगे कोई चारा नहीं है और चीन को चौथा दरवाजा भी खोलना होगा, यानी फिंगर एरिया से पीछे हटना होगा, क्योंकि भारत चीन को हर मोर्चे पर बराबरी की टक्कर दे रहा है, चाहे फिर कूटनीतिक मोर्चा हो या फिर सैन्य मोर्चा। ये तस्वीरें उसी का सबूत हैं। चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई तो भारत ने भी बराबर की संख्या में सैनिक तैनात कर दिए। मजबूर होकर चीन बातचीत की मेज तक पहुंचा।
और 6 जून को चोशुल मोल्डो में भारत और चीन के कमांडर स्तर की बड़ी बैठकें हुई थीं। बैठक तो बेनतीजा रही, लेकिन भारत ने 2 टूक बात रखी। सूत्रों के मुताबिक 6 जून को हुई बैठक में भारत ने चीन के सामने 5 मांगे रखी थी। चीन से भारत ने पूछा कि वो अपने मुताबिक LAC की हद और जमीन पर अपना दायरा बताए। भारत ने चीन को कदम पीछे हटाने को कहा। LAC के अलावा सरहदी इलाकों से भी सैनिकों को हटाने को कहा। इसके अलावा चीन के सामने अप्रैल की शुरुआत वाली स्थिति में लौटने की शर्त रखी। चीन से भारत ने पूछा कि अगर वो सड़कें बनवा सकता है तो भारत के निर्माण कार्य से उसे क्या आपत्ति है। मोदी जी खुद इतने परिपक्व हैं, वो चीन के शतरंज के सब चाल समझते हैं और धीरे धीरे इस सब चालों का उत्तर चीन को मिलेगा। इमीडिएट एक्शन तो हमने दिखाई दिया है कि चीन को उसकी जो स्थान है उसको उसका जगह दिखा दिया है। इस बैठक से पहले ही काफी हद तक चीन अपनी हद समझ चुका था। आपको ये सैटेलाइट तस्वीरें याद होंगी। तस्वीरें गैल्वान घाटी की हैं। इस इलाके में चीन ने अपने 80 तंबू गाड़े थे, तो चीनी तंबू से 500 से 600 मीटर दूर भारत ने भी 60 तंबू तान दिए थे। चीन पर भारत ने चौतरफा दबाव बनाया तो यहाँ से चीन को तंबू उखाड़ने पड़े। इसके बाद धीरे धीरे सरहद से अपनी सेना को भी चीन ने पीछे हटाना यानी डिसएंगेज करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर चीन भारत को दबाने की कोशिश करता रहा, मगर उसकी हर कोशिशें, हर चालबाजी भारत नाकाम करता रहा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपिया से है। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको शोपिया के सांगू इलाके से आतंकियों के एनकाउंटर की खबर दी थी। अब ताजा और बड़ी खबर यह है कि इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है और 1 से 2 आतंकी अब भी घिरे हो सकते हैं। यानी एनकाउंटर अभी भी जारी है, लेकिन इस मामले में सुरक्षा बलों के हाथ एक कामयाबी ये लगी है कि जो आतंकी जिनकी तलाश लगातार जारी थी उनमें से एक को ढेर कर दिया गया है। तस्वीरें हमारे सामने, जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है और एनकाउंटर अब भी जारी। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है। शोपिया के सागू में आतंकियों को घेर लिया गया था। एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। पिछले 1 हफ्ते के भीतर ये 10वां एनकाउंटर है शोपिया जिले में, जहां पर आतंकियों को मार गिराया गया। अब तक 10 आतंकियों की 1 हफ्ते के भीतर ही सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतारा है। हमारे साथ आसिफ कुरैशी श्रीनगर से जुड़ गए हैं। आसिफ, अभी भी मुठभेड़ जारी है या एक आतंकी के ढेर होने के बाद मुठभेड़ खत्म हो गई है? ये विकास, मुठभेड़ अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि जो जानकारी मिली है उसके आधार पर 2 से 3 मिलिटेंट्स की तलाश यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि मुठभेड़ जो है खुले इलाके में हो रही है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कतों का सामना है। सुरक्षा बलों ने एक बड़े इलाके को घेरे में लेकर यहाँ पे ऑपरेशन चलाया था और अब तक मिली जानकारी के अनुसार 1 मिलिटेंट को मार गिराया है, जिसकी पुष्टि पुलिस की तरफ से भी की गई है। लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सेना और सीआरपीएफ भी मौजूद है यहाँ पे, और लगातार जो है दोनों ओर से गोलीबारी की आवाजें भी सुनाई दे रही है। बता दूं कि शोपिया में होने वाली 1 हफ्ते में ये 3री मुठभेड़ है। जैसा आपने भी बताया, इससे पहले रिबन में 5 और पिंजोरा में 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया था, और ये उसी इलाके के आसपास के ही इलाके में जो है मुठभेड़ चल रही है, जहां पे अभी तक 1 मिलिटेंट को मार गिराया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ। लगातार जानकारी आगे भी आपसे लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर यह है कि एक आतंकी मारा गया है, 2 घेरे हैं, और ये भी जानकारी आपको दे दें, जो एनकाउंटर हो रहा है ये खुले इलाके में हो रहा है, सेब के बागान में हो रहा है, सेब के बागीचे में हो रहा है, इसलिए सर्च ऑपरेशन में भी दिक्कत हो रही है और आतंकियों की धरपकड़ में भी दिक्कत हो रही है। इन सब के बीच शोपिया में एक आतंकी को मार गिराया गया है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो वहीं बारामूला में पुलवामा जैसी साजिश को हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। हमारे सुरक्षा बल लगातार इसी मोर्चे पर डटे हुए हैं कि एक आतंकी का सफाया करना है। पुलवामा की तरह सुरक्षा बलों को विस्फोटक से उड़ाने की साजिश रची गई थी। और देखिए, ये दूसरी बार हो रहा है 1 महीने के भीतर जब पुलवामा जैसी साजिश आतंकी रच रहे हैं, लेकिन समय रहते विस्फोटक को डिफ्यूज कर दिया सुरक्षा बलों ने और पुलवामा जैसी साजिश को नाकाम कर दिया। 1, 2, 3 और धमाका हो गया। सिर्फ 3 सेकंड में हुए इस धमाके ने आतंकियों की साजिश को मिट्टी में मिला दिया। धमाके की ये गूंज उस साजिश का खात्मा है जो कश्मीर में आतंकवाद लाना चाहती थी। ये चेतावनी है भूल से भी पुलवामा जैसे कुछ सोचने वालों के लिए।
28 मई की ये तस्वीर देश अभी भूला नहीं है, जब सुरक्षा बलों ने बारूद से भरी इस कार के परखच्चे उड़ा दिए थे और सोमवार को इस धमाके के साथ एक बार फिर सुरक्षा बलों ने आतंकियों की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। सोमवार की सुबह सुरक्षा बलों का काफिला रफियाबाद बारामूला हाईवे से होकर गुजर रहा था। तभी सुरक्षा बलों की नजर तस्वीर में दिख रहे बोरे में लिपटे खतरनाक विस्फोटक पर पड़ी। तुरंत काफिला रोककर बम निरोधी दस्ते को बुलाया गया। जांच में आईईडी होने की पुष्टि हुई। ये आईईडी सुरक्षा बलों के काफिले पर हमले के लिए लगाई गई थी, लेकिन लगभग 10 किलो बारूद के साथ इस आईईडी के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। कोरोना संकट काल में कश्मीर में आतंकी बार बार साजिश कर रहे हैं। इस बार भी पुलवामा जैसी हरकत करने के फिराक में थे आतंकी, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों की साजिश का करारा जवाब दे दिया। कोरोना समाचार जान लीजिए, क्योंकि कोरोना समाचार में हम आपको वो खबरें दिखाने वाले हैं जिसका असर सीधा आपकी जिंदगी पर पड़ता है। यूपी में 58,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सखी नियुक्त की जाएगी। बैंकिंग सखी के सदस्य घर जाकर पैसे का ट्रांजैक्शन करेंगी, जिससे लोगों को बैंक जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बाथरूम में फिसलकर गिर गए, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। अनिल विज को मोहाली के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अनिल विज अभी बेहतर हैं। दिल्ली में आज से शराब सस्ती हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने शराब की कीमतों में इजाफा किए 70% स्पेशल कोरोना टैक्स को हटा लिया है। वहीं वैट 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और वाहनों के फिटनेस समेत सभी तरह के कागजात की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। लॉकडाउन और दफ्तरों के बंद होने के चलते केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। रेलवे ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में रेलवे ने कहा है कि अगर किसी राज्य को श्रमिक ट्रेन की जरूरत है तो उसे 10 जून तक श्रमिकों की लिस्ट बनाकर भेजनी होगी। 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है। सरकार ने 30 जून तक सिर्फ स्थानीय लोगों को दर्शन करने की इजाजत दी है। वहीं कोरोना को देखते हुए 4 धाम के लिए श्रद्धालुओं की संख्या भी तय की गई है। नमस्ते भारत में अब वक्त है देश को धर्म के नाम पर ढोंग रचने वालों से सावधान करने का। देखिए, कहानी हम हरियाणा से लेकर आए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद के एक बाबा की ये कहानी, जिस पर 1-2 नहीं बल्कि 30 FIR दर्ज है। नाम क्या है जानते हैं विकास इनका? कैंडी बाबा। कैंडी बाबा के नाम से पूरा हरियाणा जानता है इनको। आरोप है 100 करोड़ का घोटाला कर रफू चक्कर होने का। काले बाल, मुंह पर मास्क और माथे पर शिकन, ये है हरियाणा में 100 करोड़ के घोटाले के आरोपी कैंडी बाबा। हरियाणा क्राइम ब्रांच ने कैंडी बाबा को गिरफ्तार किया है। हरियाणा में बाबा के खिलाफ 30 FIR दर्ज हैं। कैंडी बाबा को पुलिस ने बदरपुर बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। कैंडी बाबा पर 100 करोड़ के घोटाले का आरोप है। डेरा चलाते हैं, सोने का काम लेन देन का किया था, सस्ता लेके और महंगा लेकर सस्ते में दे देते थे। मैं कहा ये चेन चल जाएगी। नेपाल तो वैसे झूठ बोल के ले जाते थे जी। मतलब लोगों को आपने ठगा है नेपाल का नाम लेकर? हाँ, यही मान लो। तो कितने का आपका बता रहे हैं ठगने का? कितने पैसे आपने करीब ठगे हैं लोगों से? होगा 30-35 करोड़ का, और सामान भी ले गए हैं लोग काफी। हाँ जी, सॉरी तो फील कर। इसने लोगों को बताना शुरू किया कि नेपाल में मेरे जानकार और वहां से मैं तस्करी से, चीन से तस्करी होकर नेपाल में सोना आता और मैं वहां से आपको सस्ते दामों पे सोना दिला सकता हूँ। ये 22 लाख रुपए के हिसाब से 1 किलो के सोने का लोभ देता था। तो स्टार्टिंग में इसने कुछ लोगों से जैसे पैसे उठाए और उनको 10-15 दिन में कुछ 2-4 लाख रुपए बढ़ा के दे दिए। जैसे मान लो किसी से 10 लाख रुपए उठा लिए तो उसके 1 हफ्ते 10 दिन के बाद 2 लाख रुपए ज्यादा दे दिए। तो इस तरह से इधर से पैसे उठा के लोगों को उधर देने लग गया और इस तरह से करता रहा। जब इसके पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए लोगों से तो इसने अपने फरार हो गया। फिर तो इसके खिलाफ हरियाणा में, पूरे हरियाणा में लगभग 20 से 30 मुकदमे पूरे हरियाणा में इसमें दर्ज हैं। तस्वीरें उड़ीसा के राउरकेला की हैं, जहां लोगों ने सामाजिक दूरी के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। देखिए, राउरकेला में एक शव यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। उड़ीसा के राउरकेला में एक शख्स की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की भीड़ जुटी।
ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझें कि ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। हालांकि पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोगों ने जुलूस निकाल लिया। कोरोना काल में जुलूस, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ना तो मास्क पहना था, ना कोई सामाजिक दूरी का ख्याल रख रहा था। शव यात्रा में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं है देश भर में, लेकिन ये तस्वीर चौकन्ना करने वाली है, सावधान करने वाली है और बताने वाली है कि ये हमें बिल्कुल नहीं करना। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से सामाजिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। नमस्ते भारत में अब वक्त है अंधविश्वास के खिलाफ आपको जागरूक करने का। बिहार के बक्सर में अफवाह फैली कि एक शख्स के घर में भगवान शंकर की आकृति उभर गई। फिर क्या हुआ प्रतिमा? इसके बाद तो इलाके के लोग सैकड़ों की संख्या में उस कथित आकृति का दर्शन करने पहुंच गए। तस्वीर आपके सामने है। मामला बक्सर के सोहनी पट्टी इलाके का बताया जा रहा है। तो बिना मास्क लगाए सामाजिक दूरी के नियमों का अनदेखी कर लोग यहाँ जुटे थे। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को हटाया। आपको बता दें कि कोरोना काल में बिहार के कई इलाकों में अलग अलग तरह की अफवाहें फैली हैं, उसी से जुड़ी हुई ये अफवाह है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं उस जगह की। ये फर्श में भगवान शंकर की आकृति उभरने की अफवाह फैल गई पूरे इलाके में और उसके बाद बड़ी तादाद में लोग इस शख्स के घर पर जुटना शुरू हो गए। आप देखिए किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, सामाजिक दूरी का कोई ख्याल नहीं है। हर कोई चाहता है कि वो या तो कैमरे में कैद कर ले इस आकृति को या फिर दर्शन कर ले। कहा यह जा रहा है कि भोले बाबा प्रकट हो गए हैं। बाकी बातें तो ठीक है, कम से कम आप मास्क तो लगाइए, सामाजिक दूरी का ख्याल तो रखिए। हालत ये हो गई कि पुलिस को यहाँ पर आना पड़ गया। नमस्ते भारत में वक्त है देश के अलग अलग राज्यों के कोरोना के कितने मामले अब तक सामने आए हैं ये जान लेने का। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना कैपिटल मुंबई चीन के वुहान से आगे निकल चुका है। गुजरात का भी हाल बेहाल है। कोरोना समाचार में जानिए आपके राज्य में कोरोना का क्या हाल है। महाराष्ट्र में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 120 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 2259 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 90,787 हो गया है। कोरोना संक्रमण के मामले में मुंबई ने चीन के वुहान शहर को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई में कोरोना के 51,100 मरीज हो गए हैं, जबकि वुहान में ये आंकड़ा 50,334 का है। महाराष्ट्र के बाद देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले तमिलनाडु में हैं। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में कोरोना के 1,685 मामले सामने आए हैं। वहीं 21 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 470 नए मामले आए हैं और 33 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। गुजरात में कोरोना के 21,044 मरीज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले अहमदाबाद से हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में कोरोना के 25 नए पॉजिटिव मामले और 3 लोगों की मौत हो गई है। गाजियाबाद में अब तक 527 कोरोना के मामले और 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना के 338 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 325 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। अब तक कुल 6,669 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तेलंगाना में कोरोना के 178 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 6 लोगों की मौत हो गई है। तेलंगाना में कोरोना के कुल 3,472 मामले हो गए हैं। साथ ही 17,042 मरीज ठीक भी हुए हैं। अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई अमेरिका से एक बार फिर एक दिन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,000 के पार चली गई है। अमेरिका में 24 घंटे में करीब 1100 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर अमेरिका से। अमेरिका में संक्रमण की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लगता है कि कर्व नीचे जा रहा है, लेकिन फिर अचानक एक दिन संक्रमण की रफ्तार इतनी बढ़ जाती है कि 24 घंटे में 1100 लोगों की मौत की खबर डरा देती है। देखिए, इस बीच अमेरिका में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन के नाम पर लोग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे हुए हैं। इस बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नियमों की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं और इस बीच अमेरिका में एक बार फिर से सर्ज आ रहा है जो दुनिया भर की चिंता बढ़ा रहा है। तो देखिए, अमेरिका में 24 घंटे में 1100 लोगों की मौत हुई है। हम पूरी दुनिया का आंकड़ा आपको दिखाते हैं कि पूरी दुनिया
इस समय किस तरह से प्रभावित है, अलग अलग जगहों का हम आंकड़ा दिखाते हैं। अमेरिका में 20,45,549 मरीज हैं, 1,14,148 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, 7,42,084 केस सामने आए हैं, 38,497 लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरे नंबर पर रूस है, 4,85,253 मरीज सामने आए हैं, 6,142 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। मौत का आंकड़ा बेहद सीमित है। जबकि स्पेन में 2,89,046 मरीज सामने आए हैं, 27,136 लोगों की मौत हुई है। पांचवें नंबर पर माफ कीजिएगा ब्रिटेन है, 2,89,140 केस सामने आए हैं और मौत के मामले 40,883 मौत के मामले में दूसरे नंबर पर है ब्रिटेन। भारत 2,66,598 मामले सामने आए हैं, जबकि 7,471 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दुनिया भर का आंकड़ा आपके सामने हमने रख दिया। हर देश में क्या स्थिति है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी जिम नहीं खुले, लेकिन जिम संचालक इस बात से बेहद नाराज हैं कि जिम खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही। देखिए, देश में कई जगह ऐसी हैं जहां इस तरह की तस्वीरें लगातार पिछले कई दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जिम संचालक जिम खोलने की लगातार मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मॉल्स आपने खोल दिए, बाजार खोल दिए, तो जिम भी खोल दीजिए ना। और इसके पीछे ये वजह ये दे रहे हैं कि इनका बंदी की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इनके सामने भुखमरी के हालात पैदा हो गए। लुधियाना में सड़क किनारे जिम संचालकों ने अपने सामान की सेल लगा दी है और बच्चे हाथों में तख्ती लिए खड़े हैं, जिसमें लिखा है, हमारे पापा का जिम बंद हो गया है, हमारी स्कूल की फीस कौन भरेगा। दरअसल सरकार ने लॉकडाउन खत्म कर अनलॉक में तमाम चीजें खोल दी हैं, लेकिन जिम बंद ही रखे गए हैं। जिम मालिकों का कहना है कि जिम बंद होने से उनके सामने भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। लगभग 3 महीने से जो इस टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं हम जिम वाले, इसलिए क्योंकि हमारे घर जो भी है राशन डालने के लिए भी अब पैसे नहीं है। जिम नहीं खुला, ठीक है, यहाँ तक कि दारू के ठेके खुले भी कितना ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन जिम की तरफ सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। अब हम जिम वाले जिम का रेंट कहाँ से निकालेंगे, ठीक है, बिजली का बिल, जिम, बाकी का खर्चे, इसीलिए हम हार के अपना जिम का सामान ही बेच रहे हैं। इसीलिए सारा जिम का सामान सेल पे लगा रखा है हमने। लुधियाना जैसी ही हालत अमृतसर की भी है। यहाँ भी जिम संचालक पिछले 3 महीने से जिम बंद होने के कारण परेशान है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की गलत नीतियां हैं, जैसे सब चीज खोल दी गई है, सिर्फ जिम के साथ मैं सोच रहा हूँ पार्शियलिटी की जा रही है। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि जो जिम है इनमें भी लोग बसते हैं, जैसे हमारे स्टाफ के मेंबर्स हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, ट्रेनर्स हैं, पिछले 3 महीने से वो लोग भूखे मर रहे हैं। नोएडा में भी जिम चलाने वाले सड़कों पर उतर आए हैं। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम से मिलकर जिम खोलने की मांग की। युवा जो बेरोजगार हो रहा है, दूसरा ये है कि जब कोविड-19 से अगर हमें लड़ना है तो हमें इम्यूनिटी पावर अपनी हाई चाहिए, और घर बैठे बैठे मुझे लगता है कि इम्यूनिटी पावर हमें हाई मिल सकती है। 5 महीने हो चुके हैं आज, मेरे अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अब मैं कभी घर में कोई तबीयत खराब हो जाए, 60-70 साल के मेरे माँ बाप है, अब उनका रोज का मेडिसिन का खर्चा है, वो मैं कहाँ से ला कर दूँ। अब उनको भी चाहिए कि मैं कुछ करूं, मेरे बच्चे हैं, उनके दूध के लिए वो पैसे चाहिए, कहां से लेकर आऊं मैं वो पैसे। सवाल तो वही है ना, ठेके खुल गए, जिम बंद क्यों है।